इंडियन रुपीज में बोले तो 80 लाख रुपीज। जैसे इमेजिन 80 लाख रुपीज हर बंदा एक साल में वहां पे कमाता था। वो सब ऑपरेट लीबिया से हो रहा था और यही मुअम्मर गद्दाफी की सबसे बड़ी गलती। 1969 तक ऑयल प्राइसेस बाहर की कंपनी डिसाइड करती थी। अब जब लीबिया की गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आ गया तो अब वो खुद ही ऑयल के प्राइसेस डिसाइड करते थे और इसी मेथड को बाकी अरब कंट्रीज ने भी फॉलो करना शुरू किया। मिडिल सोसाइटी में जो कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा गरीब, वो ये सब सिस्टम हटा के सबको एक बराबर रखना चाहता था। तो फिर आने वाले टाइम में सच में पहले गद्दाफी गिर गया, उसके बाद इजिप्ट में गवर्नमेंट गिर गई और उसके बाद इसी साल सीरिया में गवर्नमेंट गिर गई। तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर खाली हाथ यहाँ से निकल जाओ। देखिए ये है कॉन्टिनेंट अफ्रीका और अफ्रीका के ऊपर नार्थ में एक कंट्री है लीबिया नाम से। लीबिया का ही एक छोटा सा गांव है कसर अबू हादी। और जब ईयर 1942 का टाइम था तो इस गांव में मोहम्मद अब्दुल सलाम नाम का एक चरवाहा रहता था और उसके साथ उसकी वाइफ आयशा बिन निराम भी रहती थी। 7 जून 1942 को इनके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है मोहम्मद अबू मीनार अल गद्दाफी, जिसे आज दुनिया मुअम्मर गद्दाफी के नाम से जानती है। गद्दाफी अपनी ट्राइब के उन चंद बच्चों में से था जिन्हें पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, वरना आपको पता है कि ट्राइबल सोसाइटीज में ये पढ़ने लिखने का फैशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब गद्दाफी जिस ट्राइब से बिलोंग करता था इन्हें बेदुइन ट्राइब्स कहते हैं। अब ये बेदुइन क्या होते हैं, ये आप समझो एक तरह के आदिवासी। जैसे इंडिया में जो आदिवासी होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता है, बल्कि वो किसी जंगल वगैरह में रहते हैं जहाँ पर उन्हें फूड, वाटर और शेल्टर इजीली मिल जाए। वो वहीं पे अपना सेटलमेंट करते हैं और फिर जब वहां पर उनका मन भर जाता है तो फिर दूसरी जगह वो निकलते हैं रिसोर्सेज ढूंढने के लिए, जहां पर वो फिर सेटल हो जाते हैं। इसी तरह के ट्राइबल्स अरब और अफ्रीका में भी होते हैं जिन्हें बेदुइन ट्राइबल्स कहा जाता है। अब इन बेदुइन और इंडिया के ट्राइबल्स में ये फर्क होता है कि इंडिया के ट्राइबल्स फॉरेस्ट में जाते हैं, अब अरब और नॉर्थ अफ्रीका में तो फॉरेस्ट नहीं है, वहां पर होते हैं रेगिस्तान। तो ये डेजर्ट्स में ही अपना सेटलमेंट करते हैं। ये डेजर्ट में ही अपना एक टेम्परेरी से टेंट लगाते हैं, वहीं पर ये ऊंट और बकरियां चरा के अपना गुजारा करते हैं। तो मुअम्मर गद्दाफी भी ऐसे ही एक बेदुइन ट्राइब से बिलोंग करता था जो कि डेजर्ट्स में रहते थे। इनका कोई परमानेंट घर या सेटलमेंट नहीं होता था। अब इसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज में यही होता है कि बचपन में ही इन्हें बहुत जल्द रिलीजियस एजुकेशन दे दी जाती है। इस वजह से इनका एडमिशन एक लोकल मदरसा में किया जाता है जहाँ पर ये कुरान और इस्लामिक टीचिंग सीखते हैं। अब जब इस्लामिक एजुकेशन इसने कंप्लीट की, अब इसे मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़नी थी, लेकिन उसके लिए इनके एरिया में कोई स्कूल नहीं था। इस वजह से इसे घर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि लोकेलिटी में ऐसे स्कूल नहीं पाए जाते थे जहाँ पर उन्हें मॉडर्न एजुकेशन मिल सकती थी। तो अब ये घर से दूर एक दूसरे शहर में पढ़ रही थी जिसका नाम अल सबा था। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्कूल में अल सबा में पढ़ते थे वहाँ पर इनके कुछ इजिप्शियन टीचर्स थे जो अक्सर बच्चों को इजिप्शियन रेवोल्यूशन की कहानियां सुनाते थे। गद्दाफी भी गौर से इन कहानियों को सुनता था और इन कहानियों का गद्दाफी की पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा डीप इम्पैक्ट रहा है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो इजिप्शियन रेवोल्यूशन था इसका जो हीरो था उसका नाम था जमाल अब्दुल नासिर, और गद्दाफी जमाल अब्दुल नासिर से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये कहानियां सुनते थे रेवोल्यूशन की और रेवोल्यूशन का हीरो कौन था, जमाल अब्दुल नासिर। तो गद्दाफी जमाल अब्दुल नासिर को अपना एक इंस्पिरेशन मानता था। जमाल अब्दुल नासिर का ड्रीम था कि ये जो अरब कंट्रीज अलग अलग हो गई थी, क्योंकि जब 1923 में ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाती है उसके बाद अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है इस पूरे नॉर्थ अफ्रीका और अरब रीजन पर, और अंग्रेज फिर अपनी ही मर्जी से इस रीजन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं और इन अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नाम देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर फिर नेशनल्स फॉर्म हुए। उससे पहले वो पूरा एक ही रीजन कहलाता था। तो जमाल अब्दुल नासिर का ड्रीम था कि ये नेशनलिज्म खत्म करके इस पूरे अरब रीजन को यूनाइट करना चाहता था, और मुअम्मर गद्दाफी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। तो बैक ऑफ द माइंड गद्दाफी के दिमाग में भी ये चीज बैठ गई थी कि अरब रीजन को ये जो अलग अलग हिस्सों में नेशंस में डिवाइड कर रखा है अंग्रेजों ने, इसे खत्म करके हमसे भी अरब और अफ्रीका के लोगों को यूनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर मुअम्मर गद्दाफी जमाल अब्दुल नासिर से इंस्पायर हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ की दूसरी इंस्पिरेशन थी। इससे पहले ही गद्दाफी एक और शख्सियत से बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुके थे और वो शख्सियत थी द लायन ऑफ डेजर्ट्स, उमर मुख्तार। तो बचपन में जब बड़े बुजुर्ग लोग नॉर्थ अफ्रीका के हीरोज की बात करते थे, उनकी कहानियां सुनाते थे अपने बच्चों को, तो गद्दाफी हमेशा इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता था। और इन्हीं नेशनल हीरोज में टॉप पर था उमर मुख्तार। उमर मुख्तार की तो अपनी एक डीप लेगेसी है, उसकी हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इतना आप समझो कि जब 1920s में इटली और यूके ने कब्जा कर रखा था लीबिया के ऊपर, तो लीबिया के लोकल गोरिल्ला फाइटर्स ने इनके खिलाफ लड़ने का फैसला लिया, और इन्हीं में टॉप पर था उमर मुख्तार, जिसने अपनी लाइफ में इस इंपीरियल आर्मी का बहुत ज्यादा नुकसान किया। ऑलमोस्ट 10 से 15 सालों तक उसने वेस्टर्न इंपीरियल आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, और ये नाम भी उसे इंग्लैंड नहीं दिया था, द लायन ऑफ डेजर्ट्स, क्योंकि अटैक करके फिर उनके हाथ ही नहीं लगता था वो। तो बचपन से ही गद्दाफी इन कहानियों को इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था, और यहीं पर उसने उमर मुख्तार को अपना आइडियल बना लिया था। अब गद्दाफी के लाइफ में 2 इंस्पिरेशंस थी, एक था उमर मुख्तार और दूसरा था जमाल अब्दुल नासिर। अब दोनों की आइडियोलॉजीज को देखो।
उमर मख्तार की आइडियोलॉजी थी कि कॉलोनियलिज्म को यहाँ से खत्म करना चाहता था और लीबिया पर लीबिया के लोगों की हुकूमत चाहता था, ना कि वेस्ट के लोगों की। और जमालुद्दीन नासिर का विजन था कि पूरे अरब और अफ्रीका को यूनाइट करना चाहता था। तो दो इंस्पिरेशंस और दो एम्बिशन। जमालुद्दीन नासिर अरब यूनिटी की बात कर रहा था और उमर मख्तार एंटी यूरोपियन सेंटिमेंट्स रखता था, मींस वो यूरोप के इन्फ्लुएंस को खत्म करके अरब और अफ्रीका को यूनाइट करना चाहता था। और यही दो मोटिव्स गद्दाफी की लाइफ का एम्बिशन भी बनी। आप देखोगे उसने अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया वो इन्हीं दो प्रिंसिपल्स के ब्याह पर था। एक तो वेस्ट से बहुत ज्यादा हेट करता था और अरब उसको यूनाइट करना चाहता था। तो दो इंस्पिरेशंस और दो एम्बिशंस, दिस वाज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ गद्दाफीज माइंडसेट। गद्दाफी की आइडियोलॉजी भी उसकी कम उम्र में ही एक्सप्रेस होने लगी, क्योंकि जब वो सिर्फ 19 साल का ही था 1961 में उसने गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया। छोटी छोटी एक्टिविटीज करता था गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसकी वजह से गद्दाफी को उसके फैमिली समेत लीबिया के जिस सिटी में वो रहते थे वहां से निकाल के दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ा। बिकॉज गद्दाफी वाज कॉट इन एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ काम कर रहा था, इस वजह से उन्हें शहर से ही निकाल दिया गया। तो फिर गद्दाफी अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर मिस्राता में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर उसने पॉलिटिकल साइंस और ग्रेट लीडर्स की बायोग्राफीज पढ़ी, स्पेशली अब्राहम लिंकन और टर्किश लीडर कमाल अतातुर्क। और इसी के साथ 1963 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में भी एडमिशन ले लिया, जहां पर उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई की। अब यहाँ पर आप एक सेकंड रुक के देखिए गद्दाफी की लाइफ में अभी तक क्या अचीव हुआ है। बचपन में ही पहले तो रिलीजियस एजुकेशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ ही रहा है और ग्रेट रेवोल्यूशनरीज की बायोग्राफीज भी पढ़ रहा है। तो यहाँ तक आते आते गद्दाफी ने 4 सब्जेक्ट्स को मास्टर कर लिया था। अब सभी रेवोल्यूशनरी जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, आप उन सब की लाइफ में देखो वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते थे। इन्हीं में से एक गद्दाफी भी था, पढ़ने में उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और अभी वो 23-24 ही हैं, 4 सब्जेक्ट्स उसने मास्टर कर लिए थे। 1963 में जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है तो इसी साल 63 में ही वो मिलिट्री एकेडमी, जिसका नाम बेंगाजी एकेडमी था, वहां पर एडमिशन लेके मिलिट्री ट्रेनिंग सीखता है। अगले 2 साल तक वो वहीं पे ट्रेनिंग करता है और 1966 में वो लीबिया से इंग्लैंड जाता है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग सीखने के लिए। तो अब गद्दाफी के लाइफ में एक 5वां फैक्टर भी ऐड हो चुका था। एक तो 4 सब्जेक्ट्स और 5th था मिलिट्री में जाने की वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और एग्रेशन आ चुका था। तो उसकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा करिज्मेटिक थी। जब वो बात करता था तो वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होती थी, सुनने वाले लोगों पर उसकी बात का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता था, क्योंकि एक तो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड था और आर्ट ऑफ स्पीच भी उसका नेक्स्ट लेवल का था। तो वो सभी प्रॉपर्टीज गद्दाफी में प्रेजेंट थी जो कि एक रेवोल्यूशनरी में होनी चाहिए। और इस टाइम पर उसकी लाइफ में एक और चेंज आती है। वो चेंज ये है कि जब वो इंग्लैंड में मिलिट्री ट्रेनिंग सीख रहा था तो वहां पर उसे बहुत ज्यादा रेसिज्म का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से उसके दिमाग में जो ऑलरेडी वेस्ट के खिलाफ नफरत थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। 1966 में वो इंग्लैंड से वापस लीबिया आता है और मिलिट्री सर्विस करना शुरू करता है, लेकिन अगले 3 साल तक वो मिलिट्री में बहुत ज्यादा ऊपर तक अपनी पहुंच बना लेता है उन लोगों के साथ जो कि ओरिजिनली कंट्री को रूल करते थे। क्योंकि यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन उठाई जाती है गद्दाफी के बारे में कि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, लेकिन उस टाइम पर पावर में आने के लिए मिलिट्री ही एक सिंपल सोर्स था, क्योंकि डेमोक्रेसी तो थी नहीं। क्योंकि पावर में आने का तो आज के टाइम पर यही तरीके हैं कि डेमोक्रेसी है, लोगों से वोट डालते हैं, लेकिन उस टाइम पर डेमोक्रेसी थी नहीं, मिलिट्री डिक्टेटर ही कंट्री का रूलर होता था। तो इस वजह से गद्दाफी की लाइफ में उसे अगर पावर अचीव करना था तो एक ही सोर्स था एंड दैट वाज मिलिट्री। इस वजह से आज के टाइम पर जो नहीं क्रिटिसाइज करते हैं कि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था, वो एब्सोल्युटली गलत कंसेप्ट है, क्योंकि उस टाइम पर यही सिर्फ एक सोर्स था पावर में आने का। तो 1966 से 69 तक वो जब मिलिट्री में अपने लॉयलिस्ट को तैयार करता है, ऊपर तक अपनी पहुंच बना लेता है, तो इसी साल 1969 में ही वो वहां के प्रीवियस डिक्टेटर का तख्ता उलटकर खुद पावर में आ जाता है और उसकी गवर्नमेंट का नाम रहता है आरसीसी, रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल। और यही से शुरू होती है गद्दाफी की सत्ता की कहानी। गद्दाफी की गवर्नमेंट में मेनली 3 एलिमेंट्स पाए जाते थे, अरब नेशनलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म और सोशलिज्म। अरब नेशनलिज्म का मतलब वो सभी अरब्स को यूनाइट करने को बोल रहा था। एंटी इंपीरियलिज्म मीन्स वेस्ट ने जो कंट्रोल कर रखा था अफ्रीका को, इनफैक्ट आज तक कंट्रोल है, वो जो अफ्रीका के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं वो इसके अगेंस्ट था, इसको कहते हैं एंटी इंपीरियलिज्म। और तीसरा था सोशलिज्म, वो वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहता था, मीन्स सोसाइटी में जो कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा गरीब, वो ये सब सिस्टम हटा के सबको एक बराबर रखना चाहता था। तो ये 3 एलिमेंट्स मेनली गद्दाफी की गवर्नमेंट में थे। 1970 में वो यूके और यूएसए की सभी मिलिट्री बेसिस को जो लीबिया में थी उन सबको लीबिया से घसीट कर बाहर निकालता है। वेस्टर्न कंपनीज ने जितने भी ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे लीबिया में, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करके ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करता है। अभी तक लीबिया का सारा ऑयल बाहर की कंपनीज के हाथों में था, अब वो सारा कंट्रोल लीबिया की गवर्नमेंट के पास आ गया। अब चूंकि वो खुद गरीबी को फेस करके आगे बढ़ा था, इस वजह से उसने अपनी कैबिनेट में मैक्सिमम पोजीशन मिडिल क्लास के लोगों को दे दी। 1969 में उसने लीबिया के एग्रीकल्चर को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिसकी मदद से अभी तक जो लीबिया बाहर की कंट्री से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंपोर्ट करता था, अब वो न सिर्फ अपनी कंट्रीज में
प्रोड्यूस करने लगा बल्कि बाहर की दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करने लगा। अब जब ऑयल इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गई तो सभी पैसे आ गए गवर्नमेंट के पास। इन सभी पैसों को उसने पब्लिक के ऊपर खर्च करने का फैसला किया और कुछ ही सालों में लीबिया के हालात ही बदल गए। 1969 तक ऑयल प्राइसेस ये बाहर की कंपनीज डिसाइड करती थी। अब जब लीबिया की गवर्नमेंट के पास कंट्रोल आ गया तो अब वो खुद ही ऑयल के प्राइसेस डिसाइड करते थे और इसी मेथड को बाकी अरब कंट्रीज ने भी फॉलो करना शुरू किया। अब पूरे अफ्रीका और अरब के ऑयल का प्राइस वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ना कि बाहर की कंपनीज। अब जो मैं अगली बात बोल रहा हूँ उस पर आपको यकीन करना भी मुश्किल होगा। वो बात यह है कि कुछ ही सालों में लीबिया की पर कैपिटा इनकम $11,000 तक पहुंच गई। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, तब आपको अंदाजा हो जाएगा ये 11,000 पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एवरेज में एक कंट्री का एक इंसान कितने पैसे कमाता है। उदाहरण के लिए आप समझो इंडिया में पर कैपिटा इनकम है 2.4 लाख, मीन्स इंडिया का हर व्यक्ति एक साल में 2.4 लाख रुपीस कमाता है। अब आप बोलोगे कि मैं तो 2.4 लाख नहीं कमाता हूँ। देखिए ये एवरेज होता है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाते हैं और कुछ 10,000 20,000 ही कमा पाते हैं। तो इसका एवरेज निकाल के इंडिया का हर व्यक्ति एक साल में 2.4 लाख रुपीस कमाता है, जबकि लीबिया का था $11,000 जो कि आज के टाइम पर इन्फ्लेशन ऐड करके $91,000 बनता है। इंडियन रुपीस में बोले तो 80 लाख रुपीस। जस्ट इमेजिन 80 लाख रुपीस हर बंदा एक साल में वहाँ पे कमाता था। मीन्स अगर एक फैमिली के 5 मेंबर्स हो गए तो 8 5 40, तो एक साल के वो 4 करोड़ रुपया कमाते थे, और वो भी एक सोशलिस्ट सोसाइटी में। मैंने बोला कि सोशलिज्म का मतलब होता है कि ना कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है ना कोई बहुत ज्यादा गरीब, बराबर हर कोई होता है। मीन्स हर कोई बंदा वहाँ पर साल के 80 लाख रुपीस कमाता ही था, चाहे अमीर हो या गरीब। 80 लाख रुपीस वहाँ पर हर कोई साल में कमाता था, जो कि उस टाइम पर यूरोपियन कंट्री से ज्यादा पर कैपिटा इनकम थी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का पर कैपिटा इससे भी कम था। जस्ट इमेजिन आज 2025 में इंडिया का पर कैपिटा है 2.5 लाख और लीबिया का 80 लाख रुपीस। कंपैरिजन ही नहीं बनता दो कंट्रीज में। उसने वहाँ के बैंक्स को नेशनलाइज किया, जिसकी वजह से अगर कोई बैंक से लोन लेता था तो उसे कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता था। मीन्स आप बैंक से लोन ले लो, अपना स्टार्टअप खोल लो, बिजनेस कर लो, जो करना है कर लो, बैंक उससे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। वहाँ के मिनिमम वेजेस को डबल किया। मिनिमम वेजेस का मतलब होता है कि कोई कंट्री में अगर कोई बंदा मजदूरी या कोई काम करता है वो मिनिमम कितनी सैलरी ले सकता है। जैसे इंडिया की आप समझ लो मिनिमम वेजेस हैं 300 रुपीज़। मीन्स इंडिया का अगर आप सबसे छोटा जॉब कर रहे हो तो मिनिमम आपको दिन के 300 रुपये मिलेंगे। तो वहाँ पर उसने इन वेजेस को डबल किया। जो 500 कमाता था वो अब 1000 कमाने लगा, जो 1000 कमाता था वो 2000 कमाने लगा। लीबिया की लिटरेसी रेट 10% थी और गद्दाफी के टाइम पर ये 10% से उठकर सीधा 88% तक पहुंच गई। ना सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन बल्कि हायर एजुकेशन को भी बिल्कुल फ्री किया पूरे लीबिया में। तभी तो लिटरेसी 10% से उठ के 88% तक पहुंच गई थी। मैरिज के टाइम पर कपल को $50,000 मिलते थे और बच्चा पैदा करने पर $5,000 माँ और बच्चे को मिलते थे। कार्स पर गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देती थी। मीन्स अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो 50% सब्सिडी गवर्नमेंट ही उसकी भरेगी। और ऑयल वहाँ पर पानी से भी ज्यादा सस्ता था, क्योंकि ऑयल तो वो खुद ही लीबिया प्रोड्यूस करता था। और पानी की थोड़ी बहुत किल्लत थी क्योंकि लीबिया एक डेजर्ट कंट्री है। तो पानी के लिए उसने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बनाया जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मैं उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी नहीं बता सकता हूँ, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आप जाके गूगल पर सर्च करना इस वाटर प्रोजेक्ट के बारे में। आप सिंपली समझो कि लीबिया के लोगों की जिंदगी लिटरली जन्नत बनाई थी इस लीडर ने। लीबिया में जो बाहर के लोग सेटल थे, इटालियन और ज्यूज। अब ये इटालियन और ज्यूज कौन थे? 1920 से 40s तक, जब इटली का वहाँ पर कब्जा था लीबिया के ऊपर कॉलोनियलिज्म के टाइम पर, तो वहां पर फिर इटली के कुछ लोग और यहूदी लीबिया में ही सेटल हो गए। तो 21 जुलाई 1970 को गद्दाफी ने ओपनली एक ऑर्डर दे दिया कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर यहाँ पर जितने भी यहूदी हैं, जितने भी इटालियन हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी यहीं पे छोड़ के अपनी कंट्रीज में भाग जाओ, क्योंकि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो ओरिजिनल लीबिया के लोगों का हक है। तो 3 हफ्तों के अंदर अंदर खाली हाथ यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बात तो बिल्कुल सही थी, उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो तो ओरिजिनली लीबिया के लोगों का हक था। ये तो कॉलोनियलिज्म के टाइम पर उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो विद इन 3 वीक्स लीबिया में जितने भी बाहर के सेटलर्स थे उन सबको निकाल दिया वहां से। लेकिन इसी टाइम पर उसका जो रेवोल्यूशनरी इंस्पिरेशन था इजिप्ट का जमाल अब्दुल नासिर, उसकी डेथ हो जाती है और अब गद्दाफी बनता है अरब नेशनलिज्म का नया हीरो। 25 सितंबर 1969 को जब OIC बनती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशंस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर दुनिया की सभी 57 मुस्लिम कंट्रीज कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। तो जब इसकी फाउंडेशन रखी गई, मुअम्मर गद्दाफी उसके मेन मेंबर्स में से एक था। इसमें दुनिया के जो सबसे पावरफुल लीडर्स थे, शाह फैसल, जुल्फकार अली भुट्टो, यासिर अराफात, तो मुअम्मर गद्दाफी भी इन्हीं में से एक पावरफुल लीडर था। इसके बाद ही गद्दाफी ने एक ऐसा सेटअप उठाया जिसने उसे हीरो तो बनाया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए उसके खिलाफ बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई। वो सेटअप ये है कि लीबिया में 183 टन का गोल्ड पाया जाता था। तो गद्दाफी ने डिसाइड किया कि अफ्रीका की कंट्रीज में जो ट्रेड होता है वो सब गोल्ड करेंसी में हो जाना चाहिए, ना कि US डॉलर में, क्योंकि डॉलर का ही पावर है जिसके हेल्प से अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका पर कब्जा कर रहे हैं। अब ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है इसकी हम आगे के भी बात करेंगे, लेकिन इतना आप सिंपली समझो कि डॉलर ये एक ऐसा टूल है जिसके हेल्प से अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका पर कब्जा कर रखे हैं। तो गद्दाफी ने इसके अगेंस्ट होकर बोला कि हम अपनी
करेंसी बनाएगी, गोल्ड करेंसी, और उसी में हम अपना ट्रेड करेंगे। और दुनिया भर के ऑयल का ट्रेड जो डॉलर में होता है, अब वो डॉलर के बजाय रशियन करेंसी रूबल में भी होना चाहिए ताकि दुनिया डिसेंट्रलाइज हो जाए। तो इससे क्या होने वाला था, जब ऑयल का ट्रेड रूबल में हो जाता है, डॉलर की डेफिनेटली डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो उसका वैल्यू घट जाता है। अमेरिका जो डॉलर के ही थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, तो जब डॉलर ही डिवैल्यू हो जाता है, अमेरिका की एम्पायर भी खत्म हो जाती। जिसके साथ ही अमेरिका ने गद्दाफी को डिफेम करके इसको ओवरथ्रो करने का प्लान बनाया, क्योंकि अमेरिका का रूल यही है, जो भी उसके अगेंस्ट जाते हैं वो उसे गिरा देते हैं। अब देखो आज के टाइम पर जो दुनिया की पावरफुल कंट्रीज हैं अमेरिका को छोड़ के, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इनका जो कॉमन ग्रुप है ब्रिक्स, ये सब प्लान करते हैं कि अमेरिकन डॉलर के खिलाफ ये कोई दूसरी करेंसी लाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की प्रेशर की वजह से, इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी ये कोई दूसरी अल्टरनेट करेंसी लॉन्च नहीं कर पाते ग्लोबल मार्केट में। लेकिन गद्दाफी ये सारा काम अकेला करना चाहता था, तो ओपन टक्कर था गद्दाफी और अमेरिका के बीच में। अब चूंकि अमेरिका गद्दाफी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी कंट्री तो एकदम ओके चल रही थी, फिटफाट चल रही थी, अमेरिका क्या ही इसमें इंटरवीन कर सकता था, उसकी कंट्री में तो सब कुछ जन्नत का जैसा था। तो अमेरिका ने उसे क्रिटिसाइज किया कि गद्दाफी लीबिया में इस्लामाइजेशन करता है, मीन्स वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज में इस्लाम को घुसाते हैं, रिलीजन को घुसाते हैं। उस पर गद्दाफी का सिंपल सा सोल्यूशन था कि देखो भाई, लीबिया एक रिलीजियस कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, कोई लिबरल कंट्री तो नहीं है, कोई डाइवर्स कंट्री नहीं है, मैक्सिमम रिलीजन यहाँ इस्लाम ही है। तो हम जो पॉलिसी चाहे हम यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि अपनी चॉइस है। अगर हमारे लीबिया के लोग यही पॉलिसीज चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आप, क्योंकि लॉजिकली भी ये बात सही है, क्योंकि कंट्री के लोग जो पॉलिसी चाहेंगे गवर्नमेंट भी उसको इंप्लीमेंट करेगी, और आम लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था गद्दाफी को। इस वजह से अमेरिका गद्दाफी की गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि प्लान उसका यही था कि इसको बदनाम करके गिराएंगे, लेकिन उसे अपने लोगों का सपोर्ट था, इस वजह से अमेरिका उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अब देखो, गद्दाफी से पहले जो लीबिया की गवर्नमेंट थी वो भी डिक्टेटरशिप थी, गद्दाफी की गवर्नमेंट जो थी वो भी डिक्टेटरशिप थी। लेकिन डिफरेंस पता है क्या था? डिफरेंस ये था कि गद्दाफी से पहले जो डिक्टेटरशिप थी वो वेस्ट की पपेट थी, सारा तेल पूरा वेस्ट को दे दिया था। वेस्ट की कंपनीज अपनी मर्जी से वहां से तेल निकालती थी। अमेरिका और यूके ने अपनी मिलिट्री बेसिस बना रखी थी लीबिया में, इस वजह से अमेरिका ने ना कभी उन्हें क्रिटिसाइज किया और ना ही कभी उन्हें डिक्टेटरशिप बोला। लेकिन अब जब गद्दाफी की गवर्नमेंट आ गई, इसने पहले ही एंटी अमेरिका और एंटी वेस्ट पॉलिसीज जब बनाई, इसको क्रिटिसाइज भी किया, इसको डिक्टेटरशिप भी बोला। हालांकि डिक्टेटरशिप तो पहले भी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी, अगर आप अमेरिका और यूरोप के फेवर में काम करते हैं, यू आर अ गुड गवर्नमेंट। अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं, यू आर अ बैड गवर्नमेंट। फिर चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब होता क्या है, जब इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर की डेथ हो जाती है, अब एक फ़ायदा ये था कि अब अरब यूनिटी, अरब नेशनलिज्म का हीरो बन गया था यही मुअम्मर गद्दाफी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अब जो इजिप्ट में नया रूलर आया, अनवर सादात, वो टोटली अगेंस्ट था पुरानी गवर्नमेंट के। पुरानी गवर्नमेंट तो वेस्ट के खिलाफ थी, अरब यूनिटी में बिलीव करती थी। लेकिन नई जो अनवर सादात की गवर्नमेंट आ गई, वो सीधा जाके अमेरिका की गोद में बैठ गया। वो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली अमेरिका का पैपेट बन गया, और वो अरब दुनिया का पहला लीडर था जिसने इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। उससे पहले अरब में कोई भी कंट्री इजराइल को कंट्री नहीं मानती थी। उनको पता था कि ये तो ऑक्यूपेशन है, पोलैंड और जर्मनी से आए हुए यहूदी हैं जिन्होंने हमारे यहाँ जमीन पर कब्जा किया। अब अनवर सादात पहला वो बंदा था जिसने इजराइल को ये रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, ये भी एक कंट्री है। अब दूसरी अरब कंट्रीज ने इजराइल को एक्सेप्ट तो नहीं किया, उसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनफैक्ट अभी तक नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो जो जमाल अब्दुल नासिर के टाइम पर वो एंटी वेस्ट पॉलिसी चल रही थी, अब अरब उससे दूर होने लगे, उससे डाइल्यूट होने लगे। अब धीरे धीरे अरब कंट्रीज भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गई। सऊदी अरब में जो लीडर शाह फैसल था, उसकी भी डेथ हो चुकी थी। इस वजह से मुअम्मर गद्दाफी अरब रीजन में अकेला लीडर रह गया था, जो कि अरब यूनिटी और एंटी इंपीरियलिज्म की बात करता था। तो गद्दाफी अब इस इजिप्ट की गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी इंस्पिरेशन, जिसने इस पूरे कंसेप्ट की बेस बनाई थी, अनवर सादात ने उस बेस को डिस्ट्रॉय करके गवर्नमेंट को दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट किया। इस वजह से गुस्से में आके इजिप्ट को सबक सिखाने के लिए गद्दाफी ने एक छोटा सा अटैक किया इजिप्ट के ऊपर, ताकि इनके ऊपर प्रेशर आए। ये जो इजिप्ट ने वेस्ट का साइड लेना शुरू किया, ये थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ऐसे तो रीजन में प्रॉब्लम हो सकती थी। ऐसे तो सभी कंट्रीज अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जा सकती थी एक एक करके। तो गद्दाफी ने जो इजिप्ट पर प्रेशर बनाने के लिए अटैक किया था, वो पूरा उसका प्लान बैकफायर कर जाता है। बल्कि अब सभी अरब कंट्रीज ने गद्दाफी को ही दुश्मन मानना शुरू किया कि देखो, अपनी ही अरब कंट्री पर इसने अटैक किया इजिप्ट के ऊपर। तो गद्दाफी जो अभी तक सिर्फ फील कर रहा था कि मैं अरब रीजन में अकेला पड़ गया हूँ, अब वो सच में अकेला ही पड़ गया। अब सभी अरब कंट्रीज ने गद्दाफी के साथ ऑलमोस्ट अपने रिलेशन खत्म कर ही दिए। एक रीजन, उसने इजिप्ट पर अटैक किया, लेकिन वो तो बस एक बहाना था। एक्चुअल रीजन तो यह था कि सभी अरब को जाके अमेरिका की जोली में बैठना था। इजिप्ट पर अटैक उन्होंने बस एक बहाना बनाया गद्दाफी से दूर हटने के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि गद्दाफी ओपनली अमेरिका और यूके को ललकारता था। अब अरब कंट्रीज में उतनी औकात नहीं थी, उन्हें पता था कि हम अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते,
क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि गद्दाफी जा सकता है, क्योंकि गद्दाफी अमेरिका के खिलाफ बोल सकता है, क्योंकि उसको अपने लोगों का सपोर्ट है। हमें तो अपने लोगों का भी सपोर्ट है, यहाँ तो मोनार्की से। अगर हमने अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ कुछ बोला, यहाँ तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। इस वजह से गद्दाफी पूरे अरब रीजन में अकेला ही पड़ गया। तो कल तक जो गद्दाफी अरब यूनिटी की बात कर रहा था, आज वो पूरे अरब रीजन में अकेला ही बैठ गया। 1980s तक आते आते जब सभी अरब कंट्रीज को रियलाइज हो गया कि अब हम इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, अब तो पूरी तरह से शिकस्त हो गई 1967 के 60 वार में। अब उन्होंने इनडायरेक्टली इजराइल पर अटैक करना शुरू किया टेररिज्म के थ्रू। अमेरिका और इजराइल को टारगेट करना शुरू किया। इसी टेररिज्म का मेन सेंटर बनता है लीबिया। अब दुनिया भर में जो अमेरिका और वेस्ट के खिलाफ टेररिज्म हो रहा था, वो सब ऑपरेट लीबिया से हो रहा था। और यही मुअम्मर गद्दाफी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अमेरिका को भी कोई बहाना चाहिए था लीबिया पर अटैक करने का। अब जब लीबिया ने खुद ही टेररिज्म फैलाना शुरू किया, इस वजह से अमेरिका ने लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी की रेजिस्टेंस के ऊपर अटैक किया, जिसमें गद्दाफी की जान तो बच गई, लेकिन उसकी एक डॉटर इस अटैक में शहीद हो जाती है। अब अमेरिका ने एक तो लीबिया पर अटैक्स करना शुरू किए और दूसरी तरफ से लीबिया के ऊपर सैंक्शंस भी लगा दी, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा टूल है सैंक्शंस। जब लीबिया में सैंक्शंस लग गई तो लीबिया में गरीबी बहुत ज्यादा आ गई, क्योंकि लीबिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? देखिए, बात को अच्छी तरह से आप समझो। लीबिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? मेन सोर्स ऑफ इनकम था वहाँ का ऑयल, और दूसरी कंट्रीज को ऑयल बेच के अपनी कंट्री का गुजारा चलाती थी। अब जब अमेरिका ने लीबिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, तो लीबिया किसी भी कंट्री को अपना ऑयल सेल नहीं कर पाता था। जब ऑयल सेल नहीं कर पाता तो लीबिया गरीब होता गया, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे कंट्री में। तेल के बदले तो बाहर से पैसे आते थे। अब जब तेल बाहर नहीं जा पाया तो पैसे नहीं आए, जिस वजह से लीबिया में बहुत ज्यादा गरीबी आ गई। और जैसे ही गरीबी आती है तो लोग गद्दाफी के अगेंस्ट हो गए, और गद्दाफी लोगों के बीच में अनपॉपुलर हो गया। जब अनपॉपुलर हो गया तो लोगों ने गद्दाफी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उसकी गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की। अब जब गद्दाफी को लगा कि गवर्नमेंट गिरने वाली है, उसने वहां पर सेंसरशिप लगाई, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई, क्योंकि हर कोई लीडर यही चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट ना गिरे। तो अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए उसने अपने अपोनेंट्स को मारना शुरू किया, उनको जेल भेजना शुरू किया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिप्रेशन किया। और यही सिर्फ एक बात है जिसके बेस पर हम गद्दाफी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि उसने अपने अपोनेंट्स को सप्रेस किया था, उन्हें जेल में डाला और उन्हें मार देता था, बस अपनी डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए। अब जैसे ही उसने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाना शुरू किया, तो अमेरिका इस बात को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता था कि देखो, गद्दाफी तो एक ब्रूटल डिक्टेटर है, ये तो अपने ही लोगों को मार रहा है। हालांकि असल सच्चाई तो यह है कि अमेरिका ही उन रेबल्स को, उन प्रोटेस्ट करने वालों को फंड करता था उसके अगेंस्ट जाने के लिए। वो चाहते थे कि गद्दाफी की गवर्नमेंट को गिराकर वहां पर अपनी पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करे। जब गद्दाफी इनके खिलाफ लड़ता था तो अमेरिका बोला ये तो टेररिज्म है, ये तो रिप्रेशन है, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। भाई, तुम ही तो इन लोगों को फंड कर रहे हो। किसी की लॉजिकली सोचो, आप किसी की गवर्नमेंट को गिराओगे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। तो गद्दाफी जो लोगों के ऊपर जुल्म करता था वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो डेफिनेटली गलत है। लेकिन उनमें से मैक्सिमम लोगों को अमेरिका ही फंड करता था गद्दाफी के खिलाफ लड़ने के लिए। 2008 में गद्दाफी को समझ आता है कि अब मेरी कुर्सी ज्यादा टाइम तक नहीं बचने वाली, तो इस वजह से वो यूनाइटेड नेशन में एक स्पीच देता है, जिसमें वो सभी अरब मुस्लिम कंट्रीज को कहता है कि देखो, जैसे अमेरिका ने इससे पहले पैलेस्टाइन को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद इराक को डिस्ट्रॉय किया, लेबनान को डिस्ट्रॉय किया, इसके बाद हम सब की बारी आने वाली है। इसके बाद मुझे वो डिस्ट्रॉय करेंगे, फिर सीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, और सभी अरब कंट्रीज का एक एक करके यही हाल होने वाला है। उस टाइम पर तो सभी ने उसे लाइटली ले लिया, उसका मजाक बना लिया, लेकिन फिर आने वाले टाइम में सच में पहले गद्दाफी गिर गया, उसके बाद इजिप्ट में गवर्नमेंट गिर गई, और उसके बाद इसी साल सीरिया में गवर्नमेंट गिर गई। तो गद्दाफी ने उसी टाइम पर अमेरिका के उस इविल प्लान को प्रेडिक्ट कर लिया था, लेकिन उस वक्त किसी भी अरब कंट्री ने उस पर भरोसा नहीं किया। 2009 में गद्दाफी यूनाइटेड नेशन में जाके बोलता है कि देखो, ये जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, ये बस इंक से लिखे हुए पेपर पर वर्ड्स हैं, बाकी रियलिटी में उसकी कोई हैसियत नहीं है। यूनाइटेड नेशन तो बस अमेरिका और यूरोप का एक टूल है, जिसके हेल्प से वो हम जैसे गरीब कंट्रीज को दबाती हैं, हमारी गवर्नमेंट को दबाती हैं। और गुस्से में आके उसने यूनाइटेड नेशन का चार्टर उठा के सीधा फेंक दिया, जिसका वीडियो आपने डेफिनेटली देखा होगा। 2010 में अरब स्प्रिंग आता है। अरब स्प्रिंग का मतलब अरब के लोकल सिटीजन ने वहाँ के बादशाहों के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया, और वहां पर उस टाइम पर बहुत ज्यादा लीडर्स भी गिर गए। ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट ट्यूनीशिया में हुआ, और पहुंचते पहुंचते इसका मेन इंपैक्ट आता है लीबिया के अंदर। अरब स्प्रिंग को अमेरिका ही बहुत ज्यादा हवा देता था। तो जब लीबिया में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्टर्स हो गए, तो गद्दाफी को अपनी कुर्सी बचानी थी, इस वजह से उसने मास किलिंग्स करना शुरू किए, प्रोटेस्टर्स के ऊपर ओपन फायरिंग खोलना शुरू की, क्योंकि गद्दाफी को पता था कि असल में अरब स्प्रिंग कोई डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ये तो असल में अमेरिका ने इनको बहकाया है, इनको बेवकूफ बनाया है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए। जब गद्दाफी ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोलियां चलाना शुरू की, तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में चार्टर लाया कि देखो, गद्दाफी अपने लोगों के ऊपर गोलियां चलाता है, उनके ऊपर बम बरसाता है, इस वजह से हमें लीबिया के लोगों को बचाना होगा, क्योंकि गद्दाफी उन्हें मार ही डालेगा। तो 17 मार्च 2011 को अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर लीबिया के ऊपर अटैक किया। अटैक चलते रहे और गद्दाफी की गवर्नमेंट भी दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई।
अब कुछ ही महीनों में लीबिया की दो गवर्नमेंट बन चुकी थी। एक थी गद्दाफी की गवर्नमेंट और दूसरी एक पपेट गवर्नमेंट जिसे अमेरिका ने इंस्टॉल कर रखा था। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी अपनी कॉन्वॉय के साथ कहीं जा रहा था। उसके साथ 20 गाड़ियां थी, लेकिन नेटो के ड्रोन आके गद्दाफी के सभी बॉडीगार्ड उसको एक झटके में ही मार देते हैं। फिर अकेला गद्दाफी और उसके चंद साथी बच जाते हैं। और दूसरी तरफ वहां के प्रोटेस्टर्स को सिग्नल मिलता है कि देखो हमने गद्दाफी के सभी बॉडीगार्ड उसको मार दिया, जाओ आप उसे पकड़ो। तो गद्दाफी ने जब वहां पर प्रोटेस्टर्स को आते हुए देखा, वो भागते भागते एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है और वहीं पर एक पाइप के अंदर छुप गया। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने उसे देख लिया था और वहां से घसीट कर बाहर निकाला। प्रोटेस्टर्स ने गद्दाफी को बहुत ही ज्यादा मारना शुरू किया। जब गद्दाफी को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, उसने इन प्रोटेस्टर्स से बोला कि मेरे बच्चों मुझे बताओ मैंने आपके साथ क्या गलत किया, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। आपको वो वक्त याद नहीं है मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया था। अब लीबिया में इस वक्त गरीबी है, वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हैं हमारे ऊपर। मैंने तो लीबिया के लिए इतना कुछ कर लिया, आप मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन याद रखना, अगर आप मुझे मार रहे हो ना, आपको पता नहीं है आप किस मुसीबत को दावत देने वाले हो। क्योंकि अगर मैं मर गया तो लीबिया की सारी शान और शौकत अपने साथ ही ले जाऊंगा। लेकिन प्रोटेस्टर्स ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उसको ऐसी मौत मारा जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। आप जाके खुद गूगल पर सर्च करना कि गद्दाफी की डेथ कैसे हो गई। उसको ऐसी गंदी मौत मारा गया कि शायद ही हिस्ट्री में किसी इंसान को इस तरह से मारा गया था। गद्दाफी को मार के उसकी लाश को एक रेफ्रिजरेटर में रखा गया और अगले कई दिनों तक उसको लीबिया की कैपिटल में लटकाया गया, जहाँ पर लोग आके उसका नजारा देखते थे कि देखो कैसे एक ब्रूटल डिक्टेटर मर गया। अब अमेरिका आ रहा है हमें बचाने के लिए, हमने इस ब्रूटल डिक्टेटर को मार दिया, अब अमेरिका हमारी कंट्री को खुशहाल बनाएगा, इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन गद्दाफी की मौत के बाद ही आज वो अल्फाज सच साबित हो गए कि अगर मैं मर गया तो लीबिया की सारी शान शौकत को अपने साथ ले जाऊंगा। आज लीबिया दुनिया भर की सभी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का हब बन चुका है। एक तरफ से वहां पर ISIS लड़ रही है, अलकायदा लड़ रही है, अमेरिका के एजेंट्स हैं, इजराइल के एजेंट्स हैं, और दूसरी तरफ से रशिया के एजेंट्स हैं जो कि एक दूसरे को मारते रहते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है वहां के सिविलियंस का, क्योंकि अमेरिका और रशिया जिस भी कंट्री में अपनी प्रॉक्सीज रखते हैं वो एक दूसरी मिलिट्रीज पर अटैक नहीं करती। कभी भी अमेरिकन मिलिट्री रशिया की मिलिट्री पर अटैक नहीं करेगी, बल्कि वहां के सिविलियंस को मार देती है। अमेरिका वहां के सिविलियंस को उकसाता है और रशिया भी वहां के सिविलियंस को उकसाता है। वो इनको मारते हैं और ये इनको मारते हैं। लीबिया आज खाना जंगी का मरकज बन चुका है। हर रोज वहां पर 10, 20, 100, 200 लोग मर ही जाते हैं। तो लीबिया जिसकी पर कैपिटा इनकम 80 लाख थी उस टाइम पर, आज के टाइम पर लीबिया के लोग भीख मांग रहे हैं। दुनिया भर की जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि गरीबों के लिए फंड्स रेज करती हैं, उन्हीं फंड्स के ऊपर लीबिया के लोग पल रहे हैं। और लीबिया के ऑयल पर आज अमेरिका ने कब्जा कर रखा है। कुछ को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है और कुछ को फ्रांस। वहां से जितने भी पैसे आते हैं वो सब जाते हैं अमेरिका या फ्रांस को। लीबिया के लोगों को क्या मिलता है, वही जो वो डिजर्व करते हैं गद्दाफी को मार के। नो डाउट गद्दाफी ने लोगों के ऊपर ब्रुटैलिटी दिखाई थी उस टाइम पर जब वो रिवोल्ट करते थे, लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि था तो वो ओरिजिनल लीबिया से ही। असल में तो वो लीबिया के लोगों का ही हमदर्द था, क्योंकि लीबिया से ही बिलोंग करता था। वो चाहता था कि लीबिया के लोग खुशहाली में रहे। अमेरिका और ब्रिटेन को क्या फर्क पड़ता है लीबिया के लोग रहे या मरे। तो यही लीबिया के लोग आज जानवरों की तरह मर रहे हैं, भीख मांग के आज वो खाना खा रहे हैं, बट दे डिजर्व दिस। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपकी कंट्री का लीडर कैसा भी हो, कितना भी ब्रूटल हो, कभी भी उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करना। डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, जो भी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है, आप उसको क्रिटिसाइज करना, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करता है फिर उसका यही सोल्यूशन निकलता है। तो अब आपको मुअम्मर गद्दाफी हीरो लगता है या विलन, वो आप डिसाइड करना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।